जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका MJ1 पॉलिटिकल साइंस है एंड जिनका ग्रेजुएशन जो है 2022 से लेकर 2026 में कंप्लीट होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एंड गाइज, मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है साथियों तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन के आंसर का क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। इजी वे में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था उस समय मौलिक अधिकार का जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उनको कानून अधिकार में क्या क्या बदल दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, फलस्वरूप भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए और इस पर विधि बनाने का अधिकार किनको है, संसद को है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विधि बनाने का अधिकार किनको है, संसद को है। ये यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग निम्न मौलिक अधिकार, जितना भी मौलिक अधिकार है सबका एक एक करके क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। निम्न मौलिक अधिकार है वो पहला मौलिक अधिकार है हम लोगों का समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया, वर्णन किया गया। सबसे पहले हम लोग 14 अनुच्छेद देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि बनाने के समक्ष समानता का क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब सभी को समान अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि कुल की मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति, तालाब, स्नानगार, कुआं आदि स्थानों के उपयोग के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य किसी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, मतलब राज्य अपना विशेष मतलब राज्य भी अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से जितना भी उपबंध जो होगा, मतलब छोटे उन्नति वर्ग के लिए वो अपना उपबंध बना सकते हैं। उपबंध करने का मतलब अनुच्छेद बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या कहता है कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर, अर्थात धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इस आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से या इसका उपयोग करने से रोक नहीं लगाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 18 में क्या कहता है, उपाधियों का अंत, राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर है राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में होता है दूसरा देश का उपाधि क्या करेगा, ग्रहण नहीं कर सकते हैं अगर आप सरकारी पद पे हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो समानता मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए। कितना अधिकार दिए गए, 6 दिए हैं। सबको हम एक एक करके देखते हैं। पहला 19A, इसमें क्या कहता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किसके अनुसार दिए, अनुच्छेद 19A के अनुसार। ठीक है, भी अस्त्र और शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19D, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19E, किसी भी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अनुच्छेद F, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। 11 मई 2005 ईस्वी को केंद्र सरकार ने सूचना विधेयक पारित करके अनुच्छेद 19A में सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 20 देखते हैं, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि।
मतलब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह किसी व्यक्ति का उल्लंघन किया है, मतलब किसी विधि का उल्लंघन किया। जब तक वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया पता चलेगा तब तक उसको दोषी आप लोग मान नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या संरक्षण है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा संपादित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। मतलब अन्यथा नहीं, अर्थात उसे अपने प्राणों की रक्षा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 21A 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A जोड़ा गया और जोड़कर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया और कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। अब अनुच्छेद 22। ठीक है। किसी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। ये था हमारा दूसरा मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार था। इनको हम अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बता रहे। ठीक है, जो आपको मार्क्स देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग का तीसरा मौलिक अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हमारे संविधान में क्या किया गया, वर्णन किया गया। हम भी आप लोगों को एक एक करके संविधान के अनुसार वर्णन करें। अनुच्छेद 23 में देखिए क्या कहा गया है कि भारत में देह व्यापार बालाश्रम पर निषेध है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाने से दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत बेरोजगारी तथा प्रथा का अंत किया गया। मतलब बेरोजगारी जो प्रथा था उसका क्या किया गया, अंत किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 24, इसमें क्या कहता है, बालाश्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खान या जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी इसी अनुच्छेद के से बाल श्रम प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है। इसी के तहत बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित किया गया और 2006 ईस्वी में इसमें संशोधन करते हुए दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबा, घरेलू कार्यों आदि में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को तीसरा मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाता है। अब चौथा मौलिक अधिकार हम लोगों का है, वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 25, अंतःकरण का स्वतंत्रता। ठीक है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति का अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रसार कर सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 26 में कोई भी नागरिक धार्मिक और पूजा प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था का स्थापना कर सकता है और धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने को स्वतंत्र होगी। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि इन कार्यों को संचालित करने के लिए और अचल संपत्ति अर्जित करने का क्या है, अधिकार होगा। ठीक है। अनुच्छेद 27 देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक को धर्म की अभिवृद्धि के लिए बलपूर्वक कर देने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 28 में क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने की बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहीं पर आप लोगों का चौथा मौलिक अधिकार, शोषण का जो मौलिक अधिकार था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार, वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णन किया गया। हम आप लोगों को अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बता रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में लिखे तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिले और प्रूफ रहे कि हाँ ये चीज़ हम सही बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए संरक्षण। ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को जिनकी अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि है तो उन्हें बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है। राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति और भाषा
इनमें से किसी भी एक आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप क्या कह सकते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं या कुछ भी करना, संस्कृति के आधार पर आप लोग या जाति धर्म के आधार पर आप लोगों को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 29 का। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रबंध कर सकते हैं। मतलब वो उसको कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग भी है तो वह भी अपना अनुसार अपने शिक्षा प्राप्त कर सकता है और वह शिक्षा स्थान भी क्या कर सकता है, खोल सकता है। अब हम लोगों को लास्ट मौलिक अधिकार आता है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 32 में क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अधिकारों के परिवर्तन के लिए 5 रीट जारी करने का अधिकार है। कितना? 5 रीट। जो 5 रीट है हम लोगों के सामने में देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार पृच्छ, ठीक है। ये जो हम लोग पांचों को हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारे संवैधानिक उपचारों का जो हमारा छठा मौलिक अधिकार उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था हम लोगों का, क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहते हैं कि इस आदेश के द्वारा बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है ताकि वह उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके। यदि सही कारण नहीं होगा तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देगा। मतलब अगर आप लोग मान लीजिए कोई गलती करते हैं, ठीक है, और आपको कोई बंदी बना लेता है पुलिस, ठीक है, तो अगर आप लोग न्यायालय में जाते हैं तो जब तक आपका पर दोष साबित नहीं होगा तब तक आप पे कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा होता है परमादेश। यह आदेश किसी सार्वजनिक अथवा अर्ध सार्वजनिक संस्था को जारी किया जाता है। इस रीट के द्वारा सार्वजनिक न्यायालय किसी पदाधिकारी अथवा सार्वजनिक संस्था को आदेश जारी करता है ताकि वह अपने सार्वजनिक दायित्व को निर्वहन ठीक ढंग से कर सके। मतलब जो सार्वजनिक कहने का मतलब होता है सरकारी दायित्वों को निर्वहन ढंग, मतलब अच्छा ढंग से वह काम कर सके, ठीक है। तीसरा हम लोगों का काम है प्रतिषेध, ठीक है। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। निम्न न्यायालय को यह आदेश जारी किया जाता है कि किसी मामले में वह अपने यहाँ कार्रवाई को रोक दे क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। कहता उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए और किसी न्यायालय को उस अपने अधिकार क्षेत्र में रह गए कार्य को करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय मतलब छोटे न्यायालय में जो अधिकार जैसे भेजता है तो वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो उसी के लिए जारी किया जाता है उत्प्रेषण, ठीक है। अब अधिकार देखिए, अधिकार पृच्छा। जब किसी व्यक्ति का किसी पद पर कार्य करने का अधिकार नहीं होता, मतलब जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाने का अधिकार नहीं है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, आगे हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी वह कार्य करने लगता है। जैसे हम नहीं पढ़ाने का हमको अधिकार लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं तो न्यायालय उस आज्ञा पत्र को जारी कर पूछता है कि वह व्यक्ति किस आधार पर कार्य कर रहा है। फिर हम पे न्यायालय हमसे पूछेगा कि हम किस आधार पर कार्य कर रहे हैं। हम इस चीज़ को जवाब देता है कौन? अधिकार पृच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस बलों में अनुशासन और कर्तव्यों का सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार है। मतलब पुलिस बलों को जो अनुशासन है, कर्तव्य, वो अपने अधिकार पे वो क्या कर सकता है कि मौलिक अधिकार को सीमित करने का उसको अधिकार है। किसको? पुलिस को, ठीक है। ये अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जब देश को आपात की उद्घोषणा की जाए तो मौलिक अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होती। तब अब आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 क्या था। अनुच्छेद 19 आप लोगों को डिटेल बता चुके हैं, अनुच्छेद 20 भी बता चुके हैं। मतलब अनुच्छेद 19 जो है वो क्या हो जाता है, वो एकदम अगर आपात घोषित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अनुच्छेद 20 और 21 क्या हो जाएगा, लागू हो जाता है, ठीक है। ये बात को आप लोगों को याद रखिएगा। यहीं पे आप लोगों को मौलिक अधिकार का जितना भी प्रकार था वो एक एक करके हम आप लोगों को अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आप लोगों को क्या किए हैं, समझा दिए हैं, ताकि आप लोग इस टाइप से आंसर लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा। और क्या कह सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हमारे अनुच्छेद में या हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया, ठीक है।
अब इसके बाद आप लोग इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि अंत में यह पता चलता है कि, मतलब हमको पता चलता है कि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से आप लोग एंड पॉइंट को जोड़ जोड़ के लिख के हमको कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को जो गलती होगा उसको सुधार के आप लोगों को कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में हम आप लोगों को बता सकते हैं कि इतना ज़्यादा लॉन्ग आंसर को आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा ये जो हम परिचय बताएं इंट्रोडक्शन को, इसको ईजी में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम अनुच्छेद हम आप लोगों को बताएं, जैसे कि देखिए अनुच्छेद बाय अनुच्छेद मौलिक अधिकार। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, पहला था समानता के अधिकार, इनको याद कर लीजिएगा। इनके बारे में थोड़ा अनुच्छेद बाय अनुच्छेद पढ़ लीजिए। अनुच्छेद बाय अनुच्छेद लिखिएगा तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसी तरह स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है हमारा सेकेंड है। थर्ड है, उसको भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट को याद करिए पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद थर्ड था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फोर्थ था हमारा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर फिफ्थ था क्या था, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। हम सब चीज़ याद करके जाते हैं, इतना सब चीज़ याद करके सेमेस्टर में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, पॉइंट को याद कीजिए, हम जो बताएं उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आप लोग जाइएगा खुद से खुद, मिनिमम हम आपको बता सकते हैं कि 7 से 8 पेज आपका खुद लिखा जाएगा मेरा बताया गया बातों को, बस एकदम इजी वे में दिया गया। इधर 6 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आराम से बस एक बार पढ़ लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद जाइए खुद से खुद लिखा जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।